साथियों, हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में बेसिकली चर्चा कर रहे थे। और पेप्टिक अल्सर को समझना या पढ़ना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो पेप्टिक अल्सर एक कॉमन डिजीज़ हो गया है। क्योंकि लोगों का लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि लोग अपने खाने में सबसे ज़्यादा स्पाइसी या मिर्च मसाला का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ उनका लाइफ स्टाइल या इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, या लोग आज के डेट में मेडिसिन जो होता है एक तरीके से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए, है ना, ख़ास करके एनसेड वगैरह लेते हैं, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं। तो एक तरीके से ये पेप्टिक अल्सर को बढ़ावा देता है। इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी ये होता है कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आएगा तो जो पेशेंट है एक तरीके से आपको कैसे समझाना है कि किस किन किन कारणों से आपको ये डिज़ीज़ होता है, और आपको उस पेशेंट को कैसे आप ट्रीट करेंगे। क्योंकि आपको पहली चीज़ तो ये कि डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए। हम लोगों ने अभी पिछले वाले लेक्चर में इन जनरल पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस किया था कि पेप्टिक अल्सर बेसिकली पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में अगर कहीं पे भी अगर मान के चलिए अल्सर हो जाए तो उसको इन जनरल पेप्टिक अल्सर नाम दिया जाता है। जो पेप्टिक अल्सर में मोस्ट कॉमन साइट था वो बेसिकली ड्यूडेनम था, और सेकंड मोस्ट कॉमन था वो स्टमक था। उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्टमक में ही नहीं, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं लोअर इसोफेगस है, यहाँ पे भी अल्सर देखा गया है। तो बेसिकली ये जो लोअर इसोफेगस में जो अल्सर होता है उस केस में होता है जब पेशेंट को मतलब ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो, मोटापा हो, साथ ही साथ मोटापे के साथ बहुत ज़्यादा वो खाना खाता हो। क्योंकि होता क्या कि आदमी जब कभी भी ओवर डाइट या बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है तो उस केस में स्टमक पूरा के पूरा भर जाता है। तो ये खाना एक तरीके से जोर लगाता है इस वाल्व पे, तो ये वाल्व धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो बेसिकली इस वाल्व के डैमेज होने की वजह से होता क्या है कि ये जो मटेरियल या गैस्ट्रिक जूस है वो ऊपर की तरफ रिगर्जिटेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो ये वाल्व ख़राब होने लगता है। और यहाँ पे ये जो गैस्ट्रिक जूस है यानी इसमें जो HCl है, ये HCl एक तरीके से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पे इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक वाल या जीआईटी वाल, दैट इज कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के एक तरीके से क्या करता है, इरिटेट या डैमेज करने लगता है। शुरुआत तो एक हल्का सा एरोजन से होता है, लेकिन अगर आप इस केस को ट्रीट ना करें, इस एरोजन को अगर ट्रीट ना करें तो एक तरीके से ये घाव भी बना सकता है। तो लोअर ईसोफेगस में भी देखा गया है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइट है वो बहुत ही लेस कॉमन साइट अगर देखा जाए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे होता ही नहीं है, तो वो आपका इलियम या कॉलन में बहुत रेयर केस में देखा गया है। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन साइट तो ड्यूडेनम में होता है। 80% केस जो है ड्यूडेनम, यहाँ पे देख लीजिए ड्यूडेनम है। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो गैस्ट्रिक अल्सर होता है। तो हम लोगों ने पेप्टिक अल्सर के बारे में इन जनरल बातें सीखी, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सीखा कि इसका जो कॉज क्या है या पैथोलॉजी के बारे में भी हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया था। पैथोलॉजी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो बेसिकली जो पेप्टिक अल्सर होता है HCl के प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से होता है। ये HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से पेप्टिक अल्सर इसलिए होता है क्योंकि जो HCl है वो एक तरीके से ये अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना है HCl, तो ये HCl एक तरीके से क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर देता है या म्यूकस मेम्ब्रेन में घाव बना देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो HCl है, ये HCl से दोनों की बात करें तो खास बात ये होता है कि जो स्टमक में जो अल्सर होता है वो बेसिकली HCl के ओवर प्रोडक्शन से नहीं होता है। नॉर्मली जो स्टमक है, स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे ऊपर जो है म्यूकस का प्लग होता है। ये म्यूकस इतना गाढ़ा मटेरियल होता है कि यहाँ पे जो HCl का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट इस म्यूकस मेम्ब्रेन का बैरियर होने की वजह, इस म्यूकस प्लग के बैरियर होने की वजह से, या ये इस म्यूकस जेल के होने की वजह से ये इंटरनल लाइनिंग को डैमेज नहीं कर पाता है, ठीक है। बट अगर यही एसिडिक एनवायरनमेंट अगर यहाँ पर पहुँच जाए, ड्यूडेनम में पहुँच जाए, कभी कभी क्या होता है कि लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में जो उनका बोलस है, जो काइम है, वो काइम एक तरीके से नीचे आता है, और नीचे आने के बाद में इस इंस्पेक्टर के द्वारा ये ओपन होता है। उसके बाद में ये
स्फिंक्टर ओपन जब होता है तो ये खाना नीचे जाता है। तो जब खाना नीचे जाता है तो एक तरीके से ये जो काइम है इसका इन्वायरमेंट एसिडिक होता है। तो इस एसिडिक इन्वायरमेंट को जो इंटेस्टाइनल जूस होता है एक तरीके से इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस में बाइकार्बोनेट आयन होता है और ये बाइकार्बोनेट इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बट अगर ये इस काइम में अगर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है, अगर ये एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है तो एक तरीके से ये ड्यूडेनम की वाल को ख़राब कर सकता है, ड्यूडेनम की वाल को ख़राब कर देगा, पहला कारण। दूसरा कारण ये होता है कि चलो ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट काइम में एसिड का कंटेंट तो नॉर्मल था, है ना, नॉर्मल था। बट कभी कभी क्या होता है कि म्यूकस जो प्लग था उसके पतले होने की वजह से, तो आपको यहाँ पे दोनों के बीच में समझना होगा कि अगर गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो गैस्ट्रिक अल्सर मोस्टली क्यों होता है, वो HCl के ओवर प्रोडक्शन से नहीं होता है। गैस्ट्रिक अल्सर मोस्टली जो ये म्यूकस प्लग है, ये म्यूकस प्लग, इस म्यूकस प्लग का जो बैरियर है वो वीक हो जाता है, ये पतला हो जाता है, ठीक है, उसके वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है। बट ड्यूडेनल अल्सर जो होता है HCl के ओवर प्रोडक्शन की वजह से ड्यूडेनल अल्सर होता है। तो दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है बेसिकली म्यूकस प्लग के वीक होने की वजह से होता है। बट ड्यूडेनल अल्सर जो होता है वो ड्यूडेनल अल्सर जो होता है वो बेसिकली HCl के ओवर प्रोडक्शन के वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आना चाहिए। इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि पेशेंट में जो उसका पैथोलॉजी हम लोग अभी देख रहे हैं कि HCl के ओवर प्रोडक्शन से होता है। और दूसरा जो होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे HCl का प्रोडक्शन तो ठीक है, नॉर्मल है, बट अगर यहाँ पे जो म्यूकस प्लग है, ये जो म्यूकस प्लग है, अगर ये म्यूकस का बनना बंद हो जाए तो होता क्या है कि जो म्यूकस का बनना अगर बंद हो जाएगा तो ये जो बैरियर एक तरीके से था ये बैरियर ख़त्म हो जाएगा। तो जो एसिडिक इन्वायरमेंट है या एसिड कंटेंट है वो सीधे सीधे इंटेस्टाइनल लाइन को डैमेज करने लगेगा। और इंटेस्टाइनल लाइन डैमेज होने लगेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, म्यूकस का जो म्यूकस यहाँ पे था, ये एक तरीके से ये म्यूकस जो लेयर है एक तरीके से ये क्या हो गया है, वीक हो गया है, या बैरियर वीक हो गया है। बेसिकली जो ऐसे लोग जो एनसेड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लाइक आइबुप्रोफेन, एसोक्लोफेनेक या पैरासीटामोल बिना बात के खाते रहते हैं, तो होता क्या है कि ये एनसेड एक तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक तरीके से क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ये म्यूकस के फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस किसी तरह से इनहिबिट करा दिया जाए, रोक दिया जाए, तो ये जो म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो ये म्यूकस का जो लेयर है ये एक तरीके से यहाँ पे ये लेयर ख़त्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो है ये हमारे जो ये लाइनिंग है, स्टमक का जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग, उसको डैमेज कर देगा, ठीक है। तो आई बात समझ में, HCl का ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर सिंथेसिस जो है एक तरीके से कम हो जाए तो उस केस में भी होता है। तीसरा कारण ये होता है कि अगर मोस्टली जो ड्यूडेनल अल्सर होता है वो गैस्ट्रिक की, अगर मान लीजिए कि ये जो गैस्ट्रिक एम्पटाइंग है, नॉर्मली 4 से 5 घंटे में हमारा स्टमक खाली होता है। लेकिन अगर ये किसी तरह से आप मान लीजिए कोई प्रोकाइनेटिक मेडिसिन खा रहे हो या कोलिनर्जिक मेडिसिन ले रहे हो या ऐसा मेडिसिन जो GIT की मोटिलिटी को बढ़ा दे, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ये जब धीरे धीरे आएगा, तो धीरे धीरे आने पे क्या होता है, अगर मान लीजिए नॉर्मल रिदम से ये आ रहा है तो ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इस इन्वायरमेंट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इजीली। बट अगर ये फास्ट आने लगे, ये एसिडिक इन्वायरमेंट अगर तेज़ी के साथ यहाँ पे आने लगे, तो ये जो ड्यूडेनम है एक तरीके से जो इंटेस्टाइनल जूस है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है कि ड्यूडेनल अल्सर देखा गया है। साथ ही साथ हमारे इंटेस्टाइनल जूस में बाइकार्बोनेट आयन होता है। ये बाइकार्बोनेट आयन एक तरीके से एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर किसी तरह से भी इंटेस्टाइन में बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो ये भी देखा गया है। इटियोलॉजी में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ देखा कि एनसेड के खाने से, या ऐसे लोग जो स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाते हों, ऐसे लोग जो एंजाइटी या स्ट्रेस में रहते हों, है ना, ये सारी के सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सीखा कि जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम यानी एक बीमारी है
जिसमें होता क्या है कि जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में नियोप्लाज्म होने की वजह से ये पेनक्रियाज क्या करता है, एक तरीके से पेनक्रियाज में नियोप्लाज्म होने की वजह से ये गैस्ट्रिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज करता है और ये गैस्ट्रिन हार्मोन पैराइटल सेल पे जाके पैराइटल सेल को ओवर स्टिमुलेट करने लगता है और ये ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से पैराइटल सेल एचसीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा कराने लगता है। तो जेडईएस यानी ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के केस में भी पेप्टिक अल्सर कॉमन होता है। ठीक है, आए बात समझ में। साथ ही साथ हम लोगों ने कल पिछले वाले लेक्चर में ये भी देखा था कि लीवर सिरोसिस के केस में, क्योंकि लीवर का सिरोसिस के केस में क्योंकि हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लीवर होता है और ये जो आंत है, एक तरीके से जो स्टमक की जो वाल है या ये जो इंटेस्टाइन की जो वाल है, यहाँ पे जो वेन होती हैं, वेन एक तरीके से जुड़कर पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करती हैं और ये पोर्टल वेन एक तरीके से लीवर को जाता है। लेकिन कभी भी अगर लीवर में सिरोसिस हो जाए तो लीवर पूरा का पूरा लीवर सिकुड़ जाता है। तो ये एक तरीके से जो वेन है वो वेन क्या करता है, वेन मतलब सिकुड़ जाने की वजह से ये बैक फ्लो होने लगता है और बैक फ्लो होने की वजह से यहाँ पे जो स्टमक की जो वाल है वहाँ पे ब्लड का जो अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज होता है और ये हिस्टामिन क्या करता है, ये हिस्टामिन एक तरीके से पैराइटल सेल को फिर स्टिमुलेट करता है और एचसीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। ठीक है ना। अब हम लोग इसके बारे में जो सीखा था पेप्टिक अल्सर के बारे में, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है पेप्टिक अल्सर का। बेसिकली अगर पेप्टिक अल्सर को समय रहते ही ट्रीट ना किया जाए तो ब्लीडिंग होता है पेशेंट में, क्योंकि ये एरोजन जो है, एरोजन फिर अल्सर में कन्वर्ट होगा। अल्सर क्या करता है, आसपास की जो खून की नली होती हैं उसको एक तरीके से वो वहाँ पे अल्सर पहुँच जाता है। वो खून की नली जो है ब्रेक होने की वजह से, है ना, ये खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ये ब्लड या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे चला आएगा। अगर ब्लड ऊपर जाता है तो उसको हम बोलते हैं हेमेटमेसिस। हेमेटमेसिस का मतलब यह है कि यानी जो ब्लड है वो जीआईटी ट्रैक्ट से आ रहा है और खून की उल्टी हो रही है, यानी इसका ओरिजिन जीआईटी ट्रैक्ट है, तो उसको हेमेटमेसिस बोलते हैं। हेमोप्टिसिस इसको बोलते हैं जब उसका ओरिजिन अदर देन जीआईटी ट्रैक्ट हो, लाइक लैरिंग्स या फेरिंग्स, तो इसको हेमोप्टिसिस बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली अगर यही ब्लड जो है, जो यहाँ पे कंसील्ड ब्लीडिंग है, वो कंसील्ड ब्लीडिंग, इंटरनली ब्लीडिंग अगर स्टूल के रास्ते से बाहर निकलने लगे तो उसको हम मिलेना बोलते हैं। मिलेना मतलब क्या होता है, एक डार्क कलर का स्टूल पास हो तो उसको मिलेना बोला जाता है। ये बेसिकली ये भी एक तरीके से आपको समझना होगा कि पेशेंट में हर तरीका का आपको इन पेशेंट के साथ आपको हर तरीके से उसका जो हिस्ट्री लेना पड़ेगा ताकि आप डायग्नोसिस अच्छा बना पाएँ। अगर आप डायग्नोसिस अच्छा बना पाएंगे तभी आप पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पेशेंट को के पूछताछ से ही तो ब्लीडिंग होता है। साथ ही साथ अगर इसी को अगर ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा अगर स्टूल के रास्ते से आ रहा है तो इसको हीमेटोचीजिया भी बोला जाता है। तो एक सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर इसी को अगर ट्रीट ना किया तो परफोरेशन भी हो जाता है। अगर अल्सर को ट्रीट ना किया जाए, मोस्टली एंटीरियर जो एब्डोमेन वाला हो, ये जो एंटीरियर ड्यूडेनल वाल है, अगर एंटीरियर ड्यूडेनल वाल में अल्सर है तो वो अल्सर एक तरीके से परफोरेट कर जाता है। ये देखा गया है मोस्ट केसेस में। और ये अल्सर ये अल्सर यानी परफोरेट होकर और इसका जो कंटेंट है, एक तरीके से जो जूस का जो कंटेंट है ये बाहर आ जाता है और ये पेरिटोनाइटिस भी काज कराता है। ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि और यही ही नहीं, जब अल्सर हील करता है तो हील करने के टाइम क्या होता है, हील करने के टाइम मान लीजिए अल्सर को ट्रीट नहीं किया गया या अल्सर का कॉम्प्लिकेशन में बता रहा हूँ, अगर अल्सर हील करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन होगा। ये फाइब्रोसिस एक तरीके से इस ल्यूमेन को क्या करेगा, नैरो कर देगा। तो आप कुछ भी खाना खाओगे तो खाना आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। पेशेंट में बेसिकली अगर लोअर ईसोफेगस में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट कुछ भी खाना खाता है या उसको जब भी खाता है तो उसको अटका हुआ महसूस होता है, या खाना खाने के बाद में पेशेंट को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब अटका हो जाए, पेशेंट ओमेटिंग भी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप हिस्ट्री लेकर और पेशेंट को अच्छा ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है ना। और साथ ही साथ पेप्टिक अल्सर का हम ट्रीटमेंट में देखे थे कि आप पहला तो पेशेंट को बताएंगे कि आपको डाइट मॉडिफाई करना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है। अगर आप खाना खाते हैं दिन भर में मान लो 3 बार खाना खा रहे थे तो उसी खाने को आपको 6 बार में खाना है।
थोड़ा थोड़ा खाना करके खाना है। साथ ही साथ आपको, अगर आप बीड़ी सिगरेट पी रहे थे या टोबैको का सेवन कर रहे थे तो उसको बंद कर देना है। साथ ही साथ हम लोग मेडिसिन भी चलाते हैं। मेडिसिन में, ड्रग थेरेपी में हम लोग सबसे ज़्यादा अगर माइनर सा अगर अल्सर हुआ है, एरोजन हुआ है तो एंटा एसिड से ही काम चला लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग मोस्ट पोटेंट एक तरीके से प्रोटॉन इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं, लाइक ओमिपेराजोल या पेंटापेराजोल। ठीक है, यही ही नहीं, अगर पायलोरिक इन्फेक्शन हो गया है तो उसको एरेडिकेट करने के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी चलाई जाती है, जिसमें ओमिपेराजोल और एमॉक्सिसिलिन और टिनिडाजोल के जगह पे मेट्रोनिडाजोल भी होता है। बेसिकली जो ओमिपेराजोल है पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, एचसीएल के प्रोडक्शन को कम करता है। साथ ही साथ ये एमॉक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। ये सलवाल को, एक तरीके से बैक्टीरिया के सलवाल को क्या करता है, बनना रोक देता है। साथ ही साथ टिनिडाजोल है, एनारोबिक बैक्टीरिया को कवर करता है। टिनिडाजोल के जगह पे हम मेट्रोनिडाजोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो लेक्चर में सीखेंगे वो बेसिकली डिटेल में गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में सीखेंगे, उसके बाद ड्यूडेनल अल्सर के बारे में सीखेंगे, और गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दोनों के बीच में क्या अलग है ना, उसका जो डायग्नोसिस करने का तरीका भी अलग है। पेशेंट में जो सिम्टम आते हैं अलग अलग आते हैं। तो इन बेस पे हम हिस्ट्री लेकर पेशेंट से पूछताछ करके और पेशेंट का जो है हम इलाज करेंगे। बेसिकली कि हम तो ये देखना चाहेंगे कि पेशेंट में ड्यूडेनल अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है, तो उसके पूछताछ से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो इसलिए हमको पढ़ना होता है और साथ ही साथ उसका हम बेहतर इलाज कर पाएंगे। ठीक है ना। बेसिकली अगर हम देखें गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो ड्यूडेनल अल्सर होता है, उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है एक तरीके से अगर देखें तो ये गैस्ट्रिक अल्सर बेसिकली बूढ़े लोगों में ज़्यादा देखा गया है। गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये, इसका जो पीक इंसिडेंस है बेसिकली ये मान के चलिए 50 ईयर्स या 40 से 45 साल के बीच में देखा गया है। बट जो ड्यूडेनल अल्सर होता है वो किसी भी एज में हो सकता है, 20 से 40 साल के बीच में कभी भी हो सकता है ना। बट एल्डरली पीपल में जो होता है वो गैस्ट्रिक अल्सर ये मोस्ट कॉमन कॉज है। बेसिकली जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो एनसेड का ज़्यादा सेवन करने से, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एटियोलॉजी है ये एनसेड है। यहाँ पे देखिए आप, हम लोगों ने इसके बारे में मेजर पार्ट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस टॉपिक। हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा चीज़ सीखा है पहले ही लेक्चर में। अब यहाँ पे देखेंगे इंसिडेंस एज विथ ड्यूडेनल अल्सरेशन, हेलोबैक्टर पाइलोरी एंड एनसेड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर। गैस्ट्रिक अल्सर बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इसके हैं वो एनसेड होते हैं और एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। गैस्ट्रिक अल्सर इज फार लेस कॉमन दैन ड्यूडेनल अल्सर, यानी गैस्ट्रिक अल्सर लेस कॉमन है दैन ड्यूडेनल अल्सर। मेल्स आर अफेक्टेड मोर कॉमनली बोथ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। ओके, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर है बेसिकली एल्डरली पीपल्स में देखा गया, एल्डरली मेल्स में देखा गया है, और इसका जो पीक इंसिडेंस है एट 50 ईयर्स। ओके, आई बात समझ में। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर हैज़ बीन व्यूड एज अ डिजीज ऑफ वीकेंड म्यूकोसल डिफेंस। अब आपको समझना होगा, ये जो PGME में पूछा गया है, गैस्ट्रिक अल्सर हैज़ बीन व्यूड एज अ डिजीज ऑफ वीकेंड म्यूकोसल डिफेंस, यानी गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो मोस्टली जो म्यूकस जो प्लग है, वो जो म्यूकस प्लग यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि जो म्यूकस यहाँ पे म्यूकस प्लग है, ये म्यूकस प्लग वीक हो जाता है। इस म्यूकस प्लग के वीक के होने की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा देखा गया है। गैस्ट्रिक अल्सर ये डिपेंड नहीं करता है कि HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा है या कम, उससे नहीं मतलब है। मतलब इसको है कि कहीं अगर वीक हो गया, ये बैरियर ख़त्म हो गया, तो उसके वजह से गैस्ट्रिक अल्सर देखा गया है। बट ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, ड्यूडेनल अल्सर में देखिए, वेयर एज ड्यूडेनल अल्सर हैज़ टिपिकली बीन थॉट टू बी अ डिजीज ड्यू टू इंक्रीज पेप्टिक एसिड सिक्रेशन। अगर किसी तरह से भी अगर HCl का सिक्रेशन बढ़ जाए तो उस केस में ड्यूडेनल अल्सर देखा गया है। कहने का मकसद ये है कि गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है बेसिकली म्यूकस जो डिफेंस है, जो म्यूकोसल डिफेंस है ना,
जो म्यूकस प्लग है उसके वीक होने की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है, और जो ड्यूडेनल अल्सर होता है वो HCl के ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है। इन फैक्ट इन गैस्ट्रिक अल्सर देयर में बी नॉर्मल एसिडिटी या इवन लो एसिडिटी। ये मैटर नहीं करता कि जो स्टमक है, स्टमक में या तो एसिडिटी, एसिड का फार्मेशन ज़्यादा हो रहा हो या एसिड का फार्मेशन कम हो रहा हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि म्यूकोसल डिफेंस कितना है, म्यूकोसल रेजिस्टेंट कितना है, यानी जो म्यूकस का प्लग फार्मेशन हुआ है, म्यूकस जो है वो कितना रेजिस्ट कर रहा है टू एसिड, यानी एसिड को कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, ये डिपेंड करता है। हर एक लाइन को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एटियोलॉजी के बारे में। तो एटियोलॉजी के सारे चीज़ें हम लोगों ने पेप्टिक अल्सर में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इसके एटियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पेप्टिक अल्सर में ही बहुत सारा पॉइंट कवर कर लिया था। बेसिकली जो पैथोलॉजी इसके बात करें, पैथोलॉजी में जो गैस्ट्रिक अल्सर इज़ अ लार्ज इन साइज दैन अ ड्यूडेनल अल्सर, यानी जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसका साइज ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ ड्यूडेनल अल्सर। आप जब इंडोस्कोपी से देखेंगे तो ये जो अल्सर है बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। इट हैज़ राउंड या ओवल्स इन शेप विथ शार्प एज, अबाउट मोर देन 90% अल्सर आर ऑन लेसर कर्वेचर। या फिगर से समझिए कि ये जो राउंड या ओवल शेप का जो अल्सर है बड़ा बड़ा सा है, ये बेसिकली आप जब इंडोस्कोपी से देखेंगे या एक्सरे कराएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, मोस्टली ये लेसर कर्वेचर पे दिखता है, ठीक है। आए बात सुनिए। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्योंकि देखिए ये जो अल्सर एक तरीके से क्या करता है, इरिटेट करता, आसपास के नर्व को इरिटेट करेगा तो पेशेंट को पेन होता है, एपिगैस्ट्रियम पेन होता है। तो पेन इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम विच इज़ यूजली फेल्ट इन एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम में पेन होता है। अच्छा, जो गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेन होता है वो बेसिकली हम जब खाना खाते हैं तो इसका जो पेन बढ़ जाता है। अब बात समझिए, ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में अंतर क्या होता है कि ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, खाने के बाद, तुरंत खाना खाने के बाद इसका थोड़ा सा पेन में आराम मिलता है, यानी पेन नहीं होता है ना, पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर है खाना खाने के बाद पेन और बढ़ जाता है। यानी अब यहाँ पे दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि खाना अगर हम खाते हैं तो अगर खाना खाएंगे तो पेन अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब गैस्ट्रिक अल्सर है, अगर पेन घट जाता है तो इसका मतलब ड्यूडेनल अल्सर है, ठीक है ना। अगर खाना खाने के बाद पेन घट जाता है तो ड्यूडेनल अल्सर है। बेसिकली हम जब भूखे रहते हैं तो मोस्टली जो अल्सर, जो ड्यूडेनल अल्सर होता है उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन और पेन बढ़ जाता है जब हम भूखे रहते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए। बेसिकली जो अगर हम बात करें गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट को, तो गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट खाने को अवॉइड करते हैं क्योंकि खाना खाने के बाद उनको पेन होता है, तो उस खाने को अवॉइड करते, खाना ही नहीं खाते हैं, तो उनमें वेट भी लॉस होने लगता है। बट ड्यूडेनल अल्सर वाले पेशेंट क्या होते हैं कि खाना खाने के बाद में उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है, तो वो ज़रा जैसे ही पेन होगा तो थोड़ा सा कुछ खाना खा लेंगे। तो खाना मतलब खाने के बाद में होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा खाना करके, यानी अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो इनमें वेट गेन भी होता है ड्यूडेनल अल्सर वाले केस में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, है ना। तो पेन अपीयर्स ऑलमोस्ट इमिडिएटली। अगर पेप्टिक अल्सर है, सॉरी, अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो खाना खाने के तुरंत बाद या तो पेन होगा या 1-2 घंटे के बाद होगा खाना खाने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो वो मोस्टली 3 या 4 घंटे के बाद में, खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद पेन स्टार्ट होता है। तो आप लोग हिस्ट्री लेकर पेशेंट से उसकी पूछताछ करेंगे और समझेंगे कि इसको गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है। उसके बाद में यह लाइन लिख रहा है कि फूड एग्रेवेट पेन ड्यू टू इरिटेशन ऑफ अल्सर बाय फूड, यानी जो गैस्ट्रिक अल्सर वाला जो केस होता है खाना खाने के बाद में पेन बढ़ जाता है, बट ड्यूडेनल अल्सर में खाना खाने के बाद में पेन में आराम मिलता है। देयर में बी पेन फ्री पीरियड ऑफ वेरिंग इंटरवल, ओके। In about 50% of case, vomiting is a notable feature, okay। उसके बाद में यहाँ पे देखें कि इनिशियल टाइम में, जब इनिशियल टाइम में क्या होता है कि भूख अच्छा खासा लगता है पेशेंट को। जैसे जैसे पेशेंट का जो अल्सर है वो धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ता है तो पेशेंट खाने से भागता है। खाने से क्यों भागता है
क्योंकि खाना खाने के बाद में पेन बढ़ जाता है तो पेशेंट जो है एक तरीके से उसका एपेटाइट भी लॉस होने लगता है, खाना नहीं चाहता है पेशेंट, तो उसकी वजह से देयर इज लॉस ऑफ वेट एंड एनीमिया, पेशेंट को जो वेट है वो लॉस होने लगता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स एक तरीके से खाने के द्वारा ही मिलता है पेशेंट को। अगर खाना टाइम से पेशेंट नहीं खाएगा तो पेशेंट एनीमिक भी हो जाएगा। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर तरीके से वेट लॉस कराता है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सा अल्सर वेट लॉस कराता है, तो गैस्ट्रिक अल्सर। कौन सा अल्सर वेट गेन कराता है, तो ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है कि पेशेंट बार बार खाना चाहता है, क्योंकि खाना खाने से उसको आराम महसूस होता है। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे, हेमेटमेसिस इज मोर कॉमन देन मिलेना। अब यहाँ पे मिलेना से यानी मिलेना क्या है, स्टूल के रास्ते से अगर ऑकुलेट ब्लड या हिडन ब्लड अगर लॉस हो रहा है तो उसको मिलेना बोलते हैं। ये एक डार्क कलर का स्टूल पास होता है। हेमेटमेसिस यानी ज़्यादा कॉमन होता है देन मिलेना गैस्ट्रिक अल्सर में, क्योंकि जो गैस्ट्रिक अल्सर होगा अगर तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। अगर जो आर्टरी है वो फटेंगी तो वो ब्लीडिंग एक तरीके से ऊपर जाएगा, यानी खून है एक तरीके से ये ऊपर की तरफ जाएगा और क्या यानी खून की उल्टी होगी, है ना, माउथ के जरिए, तो उसको हेमेटमेसिस बोलते हैं। तो हेमेटमेसिस इज मोर कॉमन देन मेलेना। बट ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है कि मेलेना ज़्यादा कॉमन होता है, या तो मेलेना या तो हीमेटोसेजिया होगा, क्योंकि ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो ये नीचे की तरफ खून जो है ये ब्लड नीचे की तरफ जाता है और स्टूल के रास्ते से बाहर निकलता है। ठीक है ना, आए बात समझ में? नोट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नोट, आई विल डिस्कस इंसिडेंस, इटियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर विल बी डिस्कस लेटर। यानी हम एक साथ इसके बारे में मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी एटियोलॉजी या पैथोलॉजी के बारे में हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस कर लिया था, पेप्टिक अल्सर में डिस्कस कर लिया था। अब गैस्ट्रिक अल्सर के बाद में मेरा टॉपिक है ड्यूडेनल अल्सर। अब ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, ड्यूडेनल अल्सर इज़ फार मोर कॉमन इन इंडिया देन गैस्ट्रिक अल्सर। यानी इंडिया में ड्यूडेनल अल्सर इज मोर कॉमन इन इंडिया, यानी ड्यूडेनल अल्सर इज फार मोर कॉमन इन इंडिया देन गैस्ट्रिक अल्सर। द रेशियो ऑफ ड्यूडेनल टू गैस्ट्रिक अल्सर इज अप्रॉक्सीमेट इज 20:1। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर था बेसिकली वो एल्डरली पीपल्स में या ओवर द 50 ईयर्स यानी जो 50 साल के बूढ़े लोग हैं उन लोगों में ज़्यादा पाया जा रहा था। मेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन फीमेल। इसमें मेल ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड होते हैं देन फीमेल। द पीक एज ऑफ इंसिडेंस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर इज बिटवीन 20 to 35 ईयर्स, यानी 20 से 35 साल के बीच में ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं लोग। ठीक है, अब इसकी एटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एटियोलॉजी के बारे में देखिए, द इम्पॉर्टेंट एटियोलॉजी फैक्टर आर फॉलोइंग। एलिवेटेड एसिड सिक्रेशन। एलिवेटेड एसिड सिक्रेशन यानी HCl का प्रोडक्शन जब ज़्यादा बढ़ जाता है, हम लोगों ने सीखा था कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर जो है एक तरीके से क्यों होता है, तो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बेसिकली यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि गैस्ट्रिक अल्सर हैज़ बीन व्यूड एज अ डिजीज ऑफ वीकेंड म्यूकोसल डिफेंस। यानी जब गैस्ट्रिक यानी स्टमक में जो म्यूकस प्लग है जब वो वीक हो जाता है तो उसके वीक होने की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है। लेकिन ड्यूडेनल अल्सर जो होता है जब HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे। तो यहाँ पे यह लाइन लिखा हुआ है कि ड्यूडेनल अल्सर बेसिकली एलिवेटेड एसिड सिक्रेशन की वजह से होता है। दूसरा एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। तीसरा जेनेटिक फैक्टर। अब ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप O है तो उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है ड्यूडेनल अल्सर। ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप वो है उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है। साथ ही साथ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती हो पेशेंट को, है ना, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। एंडोक्राइन फैक्टर हम लोगों ने सीखा था पेप्टिक अल्सर में कि एंडोक्राइन में हम लोगों ने देखा था कि ZES यानी जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह ये गैस्ट्रिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और साथ ही साथ ये भी देखा कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में भी देखा गया है। साथ ही साथ कुशिंग सिंड्रोम में जो एंडोजिनस स्टेरॉयड हार्मोन है वो बढ़ जाता है, तो उस केस में भी ड्यूडेनल अल्सर देखा गया है। साथ ही साथ क्रोनिक लीवर डिजीज़ में किस तरह ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है
स्टमक की वाल को, उसकी वजह से किस तरह हिस्टामिन रिलीज ज़्यादा होता है और ये हिस्टामिन HCl के प्रोडक्शन को किस तरह बढ़ाता है, ये सब हम लोगों ने सीखा था। इमोशनल फैक्टर है, साथ ही साथ डाइट एंड स्मोकिंग है, डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन, यानी अगर इंटेस्टाइनल जूस में बाइकार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन अगर कम है तो उसकी वजह से भी देखा गया है। इसके पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में इन द ड्यूडेनम द अल्सर इज ऑलवेज सिचुएटेड इन द फर्स्ट पार्ट एंड मोस्ट कॉमनली ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम, यानी इन द ड्यूडेनम द अल्सर इज ऑलवेज सिचुएटेड इन द फर्स्ट पार्ट, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में मोस्टली ये अल्सर देखा गया है और मोस्ट कॉमनली जो इसका साइट है इन ड्यूडेनम तो एंटीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम, और इसी एंटीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम जो अल्सर होता है ये अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, परफोरेशन, हम लोगों ने पेप्टिक अल्सर में डिस्कस किया था। उसके बाद में यहाँ पे देखा गया कि क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर आर यूजुअली स्मॉलर देन क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि मल्टीपल ड्यूडेनल अल्सर इन 10% ऑफ केसेज, दीज आर यूजुअली सीन एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, यानी दोनों के आमने सामने अल्सर है तो उसको क्या बोलते हैं, किसिंग अल्सर बोलते हैं। आमने सामने के अल्सर को किसिंग अल्सर बोला जाता है। द किसिंग अल्सर में प्रोड्यूस कंसिडरेबल स्कारिंग, यानी एक तरीके से जो किसिंग अल्सर है ये क्या कर सकता है, स्कार का फॉर्मेशन करेगा एंड डिस्टॉर्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम रिजल्टिंग इन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अगर किसिंग अल्सर का अगर कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है इस केस में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है ड्यूडेनल परफोरेशन आर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ड्यू टू perforation of an ulcer situated on anterior wall of duodenum, whereas bleeding is more commonly with ulcer and posterior wall of duodenum, यानी कहने का मकसद ये क्या कह रहा है कि ड्यूडेनल परफोरेशन और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यू टू परफोरेशन ऑफ एन अल्सर सिचुएटेड ऑन एंटीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम। अगर एंटीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम पे अल्सर है तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन होगा परफोरेशन होगा, लेकिन पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम पे अगर है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। उसके बाद में यहाँ पे आप समझिए कि जो इसकी बॉक्स के जरिए हम लोग समझेंगे, तुलना करेंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है क्या होता है। ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये मोस्टली 50 ईयर्स जो है यूजुअली अराउंड 50 ईयर्स के एज में देखा गया है गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर जो है बेसिकली 20 से 35 साल के बीच में लोगों में देखा गया है। इसका जो इंसिडेंस है लेस कॉमन है, बट ड्यूडेनल अल्सर मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर, आपको पता है। उसके बाद में यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप नहीं है कि उस ब्लड ग्रुप में ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ड्यूडेनल अल्सर में ब्लड ग्रुप वो अगर पेशेंट है, अगर ब्लड ग्रुप किसी का है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप वो है तो उसमें ड्यूडेनल अल्सर ज़्यादा देखा गया है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, पेन इज यूजुअली मॉडरेट, है ना, बोरिंग इन नेचर, साइट मेनली इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में ज़्यादा मोस्टली पेन होता है। इसमें पेन इज सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और स्पॉन्जिटिक नेचर, यानी ऐठन होता है पेन में, पेन के साथ साथ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पेन इज़ नॉट फेल्ट इन एम्प्टी स्टमक, यानी कहने का मकसद है कि पेन इज़ नॉट फेल्ट इन एम्प्टी स्टमक, और उसमें क्या होता है, पेन इज़ वेरी मच फेल्ट इन एम्प्टी स्टमक। हम लोगों ने पहले ही सीखा, पहले मैंने हम लोगों को बताया कि अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि हम जब कुछ खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में क्या होता है कि इसका पेन बढ़ जाता है। लेकिन जो ड्यूडेनल अल्सर है वो ड्यूडेनल अल्सर खाना खाने के बाद में हमको रिलीफ मिलता है। तो ड्यूडेनल अल्सर इज आल्सो कॉल्ड हंगर पेन। ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, खाली पेट में पेन होता है तो हंगर पेन। ड्यूडेनल अल्सर इज आल्सो कॉल्ड हंगर पेन। और यहाँ पे पेन इज नॉट फेल इन एम्प्टी स्टमक, यानी पेन इसमें क्या होता है कि एम्प्टी स्टमक में नहीं, लेकिन खाना खाते ही पेन बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, फूड डज नॉट रिलीव पेन, यानी कहने का मकसद ये है कि खाना खाते ही पेन बढ़ रहा है तो मतलब पेन में आराम कोई नहीं है। इनफैक्ट इट अग्रेवेट पेन, और ये पेन को बढ़ावा भी देता है। लेकिन अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो ये खाना खाते ही पेन में आराम मिलता है तो फूड रिलीव्स पेन।
तो अगर एग्जाम में आएगा कि हंगर पेन कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे कि ड्यूडेनल पेन। और खाना खाते ही अगर पेन बढ़ जाता है, यानी खाना जैसे ही खाया और खाना खाने के बाद में पेन बढ़ जाता है, तो वो गैस्ट्रिक पेन है, गैस्ट्रिक अल्सर पेन। ठीक है ना। उसके बाद ओमिटिंग है। ओमिटिंग इज पर्सन इन अबाउट 50% ऑफ केस। ओमिटिंग इज रेयर, है ना। गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट में एपेटाइट जो है अच्छा होता है, बट पेशेंट इज अफ्रेड, यानी खाना खाने से बहुत ज़्यादा भागता है। क्यों? क्योंकि जब खाना पेशेंट जैसे ही खाता है तो ये अल्सर और एक तरीके से इरिटेट होता है। लेकिन इन पेशेंट में जो ड्यूडेनल अल्सर वाले पेशेंट हैं, इसमें क्वाइट गुड होता है। ही ईट फ्रीक्वेंटली, ये खाना थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि जैसे खाना खाते हैं उनको आराम मिलता है, इसलिए बार बार खाना चाहते हैं, इसलिए इनका वेट गेन भी होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि किस अल्सर में वेट गेन होगा, तो ड्यूडेनल अल्सर में वेट गेन होगा। ठीक है। ये देखिए गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस होता है और ड्यूडेनल अल्सर में वेट गेन होता है। हेमरेज इज लेस देन ड्यूडेनल अल्सर, इसमें हेमरेज लेस कॉमन है और इसमें हेमरेज मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर, इसमें हेमरेज मोर कॉमन होता है। हेमेटमेसिस होती है, खून की उल्टी होती है पेशेंट को, इज मोर कॉमन देन मेलेना। यानी अगर पूछा जाए एग्जाम में कि अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है तो उसमें जो ब्लीडिंग होगी, वो ब्लीडिंग किस रास्ते से निकलेगी, तो माउथ के रास्ते से निकलेगी, उसको हेमेटमेसिस यानी उल्टी के रास्ते से। मेलेना कम होता है, लेकिन ड्यूडेनल अल्सर में मेलेना मोर कॉमन देन हेमेटमेसिस। साइट ऑफ अल्सर, ये देखिए मोर लाइकली टू बी मलिग्नेंट, दे आर रेयरली मलिग्नेंट। जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो मलिग्नेंट नेचर का बन सकता है, लेकिन ड्यूडेनल अल्सर रेयरली मलिग्नेंट नेचर का बन सकता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। साइट ऑफ अल्सर क्या है? मोस्ट कॉमनली ऑन लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर में सबसे ज़्यादा अल्सर देखा गया है। और इसमें कहाँ है? एंटीरियर वॉल, ड्यूडेनम के एंटीरियर वॉल में देखा गया है। उसके बाद में हम इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल फीचर यानी अगर देखें तो किस सीजन में, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियोडिसिटी देखेंगे अगर, तो अटैक्स यूजली लास्ट फॉर सेवरल वीक्स विथ पेन फ्री इंटरवल ऑफ अबाउट 2 to 6 month। पेशेंट को 2 से 6 महीने तक तो कुछ एहसास ही नहीं होता है, बट अटैक्स यूजली अपीयर्स इन स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। ऑटम सीजन का मतलब क्या होता है कि समर के बाद में जो सीजन आता है उसको ऑटम सीजन बोलते हैं। तो उस सीजन में भी पेन जो है वो बढ़ जाता है। और साथ ही साथ स्प्रिंग सीजन का मतलब क्या होता है कि विंटर के बाद में जो सीजन आता है उसमें उसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। तो उस सीजन में भी पेन बढ़ जाता है। 2 से 6 महीने तक तो पेशेंट को एक तरीके से, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हमने देखा कि क्लिनिकल फीचर में पढ़ रहे हैं तो क्लिनिकल फीचर में पीरियोडिसिटी देखा हम लोगों ने। उसके बाद पेन देखें। पेन का जो मेन साइट है ना, इन पेशेंट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर द पेन इज यूजुअली प्रेजेंट इन ड्यूडेनल पॉइंट। ठीक है ना। रिलेशन विथ फूड देखें तो खाना खाने के 2-3 घंटे बाद पेन होता है। तो पेन यूजुअली स्टार्ट 2 to 2.5 यानी 2 से 2.5 घंटे के बाद आफ्टर इनटेक ऑफ फूड। व्हेन द फूड रीच द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पेन अकर्स ऑफ नाइट। हम खाना जब रात में शाम के तब टाइम खाना खाते हैं तो आधी रात पेन होता है, तो इसका मतलब ड्यूडेनल अल्सर है। उसके बाद में हंगर पेन यानी जब खाली पेट होता है तो पेन ज़्यादा होता है, तो इसको हंगर पेन भी बोला गया है ड्यूडेनल अल्सर को। पेन इज यूजुअली मच फेल्ट इन एम्प्टी स्टमक बिकॉज एक्सेस ऑफ एसिड इज नॉट बीइंग न्यूट्रलाइज्ड बाय फूड। फूड में रिलीव पेन, ये फूड एक तरीके से जब खाते हैं तो ये पेन को आराम देता है, बिकॉज इट एक्ट एज अ बफरिंग एजेंट। हेंस पेशेंट ईट फ्रीक्वेंटली एंड मे गेन्स वेट। यानी पेशेंट बार बार खाना खाएगा क्योंकि उसको मज़ा आएगा, जैसे ही दर्द हो कुछ ना कुछ खाना चाहेगा, तो वेट गेन भी होता है। बट गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस होता है। वोमिटिंग इज रेयर। हम लोगों ने सीखा था कि ड्यूडेनल अल्सर में किसिंग अल्सर जो होता है वो एक तरीके से उसका कॉम्प्लिकेशन ही है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो वोमिटिंग इज रेयर अनलेस पाइलोरिक स्टोनिस या गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए। तो अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन अगर कहीं पे है तो पेशेंट में वोमिटिंग भी होता है। अगर पेशेंट वोमिट कर रहा है, अल्सर वाला पेशेंट था, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया है। वो डेवलप क्यों हुआ हम लोगों ने पहले ही सीखा।
एपेटाइट इज गुड एंड पेशेंट ईट फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड पेन। पेन को अवॉइड करने के लिए पेशेंट बार बार खाना चाहेगा। वेट गेन होता है पेशेंट में। हेमरेज इज मोर कॉमन देन इन गैस्ट्रिक अल्सर। हेमरेज ज़्यादा कॉमन होता है ड्यूडेनल अल्सर में। तो मेलेना इज मोर कॉमन देन हेमेटमेसिस, और इसमें मेलेना मोर कॉमन होता है क्योंकि है जब पेशेंट में ड्यूडेनल अल्सर होता है, ये फिगर से समझिए, जब पेशेंट में ड्यूडेनल अल्सर होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग नीचे की तरफ जाती है, तो मेलेना इज मोर कॉमन देन अल्सर। ठीक है, आए बात समझ में। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, ऑकुलेट ब्लड इन स्टूल, यानी जो हिडन ब्लड है जो स्टूल के रास्ते से निकल रहा है उसको हम जांच करेंगे कि ऐसा तो नहीं स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो ऑकुलेट ब्लड इन स्टूल। साथ ही साथ हम लोग टेस्ट फॉर गैस्ट्रिक एसिडिटी चेक करेंगे, गैस्ट्रिक एसिड एनालिसिस करेंगे, है ना। उसके बाद में रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे कराएंगे। ठीक है, और एक्सरे यानी बेरियम मिल एक्सरे भी होता है, उसके ज़रिए भी हम पता करेंगे बेरियम मिल एक्सरे। उसके बाद में ईसोफेगस गैस्ट्रोएंडोस्कोपी भी कराएंगे, यानी एंडोस्कोपी के जरिए हम देखेंगे कि पेशेंट में एरोजन है या अल्सर है। ऐसा तो नहीं कि कहीं पेशेंट को कार्सिनोमा है तो उस पार्ट को बायोप्सी के लिए भी भेज देंगे। ठीक है, तो ईसोफेगस गैस्ट्रोडेडनो इस यहाँ पे देखिए ईसोफेगो गैस्ट्रोडेडनोस्कोपी कराएंगे। साथ ही साथ ये एक तरीके से यहाँ पे देखिए a fiber optic endoscope is passed in stomach through mouth to visualize inside of stomach after spraying local anesthetic to the pharynx। यानी एक तरीके से लोकल एनेस्थेटिक के प्रेजेंट में हम लोग फाइब्रो एंडोस्कोपी कराएंगे, ये चीज़ पता करने के लिए कि ताकि ये जो डायग्नोसिस बनाने के लिए कि गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है। अनडायग्नोज डिस्पेप्सिया भी पता करेंगे। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रोनिक पेप्टिक अल्सर फ्रॉम मैलिग्नेंट अल्सर, ऐसा तो नहीं कि ये मैलिग्नेंट अल्सर है या क्रोनिक है, क्या है उसके बारे में पता करेंगे। एरोसिव गैस्ट्राइटिस हो सकता है तो पेशेंट को वो भी पता करेंगे किसके जरिए, एंडोस्कोपी के जरिए। एसोफेजल वेरिसेस भी इसी के जरिए पता होता है। रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस भी इसी के जरिए पता होगा। और उसके बाद बायोप्सी के लिए हम लोग भेजते हैं इसको। और एच पाइलोरी के लिए टेस्ट होता है और रैपिड यूरेज टेस्ट होता है हिस्टोलॉजी में, है ना, हिस्टोलॉजी होता है, साथ ही साथ कल्चर होता है। नॉन इन्वेसिव टेस्ट में हम लोग सीरोलॉजी के बारे में सीरोलॉजी कराते हैं, सीरोलॉजी में इसके एंटीबॉडी चेक करेंगे, यूरिया ब्रेथ टेस्ट कराएंगे, पीसीआर कराएंगे। उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। अब डायग्नोसिस बन गया है कि गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है, तो उस बेस में हम लोग ट्रीटमेंट पेशेंट को देंगे। ट्रीटमेंट में बेसिकली हियर विल बी डिस्कस सर्जिकल ट्रीटमेंट ओनली, मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ बीन डिस्कस अर्लियर। यानी मेडिकल जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था पेप्टिक अल्सर में ही। वहाँ पे क्या देखा था हम लोगों ने कि H2 एंटागोनिस्ट चलता है या नॉर्मली H2 एंटागोनिस्ट यानी रेनिटिडिन या सिमेटिडिन एंटा एसिड चलाते हैं पेशेंट में, और पीपीआई चलाते हैं। साथ ही साथ अगर एच पाइलोरी वाला इन्फेक्शन है तो हम लोगों ने देखा था कि पूरा कॉम्बो चलता है पेशेंट में, एमॉक्सिसिलिन चलता है, साथ ही साथ पेंटापेराजोल और टिनेडाजोल, ये तीनों का एक पैक आता है बाकायदा। 15 दिन तक पेशेंट को खिलाया जाता है। उसके 15 दिन के बाद में पेशेंट को फिर एच पाइलोरी को एरेडिकेट करने के बाद फिर पेशेंट में पीपीआई कंटिन्यू रखा जाता है। ठीक है, तो पीपीआई एक तरीके से मोस्ट पोटेंट है, इसको चलाना ज़रूरी होता है अल्सर के केस में। इसमें पीपीआई में हम लोग देखते हैं कि ओमेपेराजोल एंड पेंटाप्रोजोल आर मोस्ट पोटेंट ड्रग। बेसिकली अगर मेडिकल मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, जो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।